एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9 के हिंदी विषय के पाठ 2 का प्रश्न अभ्यास। इस पाठ का सारांश हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। बहुत ही सरल शब्दों में आपको इस पाठ की समरी यानी कि सारांश देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस पाठ का अभ्यास प्रश्न हम शुरू करते हैं। हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? उत्तर है, पहली बार की यात्रा में लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमत भी थे। सुमत की वहाँ जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहाँ लोग शाम होते ही छंग पीकर होश खो देते थे और सुमत भी लेखक के साथ नहीं थे। अगला प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर है, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को जान का खतरा बना रहता था। लोग खुलेआम पिस्तौल और बंदूक आदि रखते थे। वहाँ पर अनेक निर्जन स्थान थे जहाँ पर डाकुओं का भय होता था। डाकू पहले लोगों को जान से मार देते थे, फिर देखते थे कि उनके पास कुछ है या नहीं। अगला प्रश्न है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? उत्तर है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से बिछड़ गए क्योंकि उनका घोड़ा बहुत सुस्त था। वह रास्ता भटक कर 1-1.5 मील आगे गलत रास्ते पर चला गया। इस वजह से उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। अगला प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था क्योंकि उन्हें बहुत वक्त लग जाता और इससे लेखक को आगे की यात्रा करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार उन्होंने सुमति को नहीं रोका क्योंकि वह मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों को पढ़ना चाहते थे। अगला प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर है, लेखक को अपनी यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे उन्हें भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी, निर्जन और कठिन मार्गों से यात्रा करनी पड़ी, उनका घोड़ा सुस्त होने के कारण वह रास्ता भटक गए, डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी, भरिया ना मिलने के कारण अपना सामान उठाकर तेज धूप में चलना पड़ा, वापस आते समय रुकने के लिए उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उत्तर है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर उस समय के तिब्बती समाज के बारे में पता चलता है कि औरतें पर्दा नहीं करती थीं, तिब्बत में उचित कानून व्यवस्था नहीं थी, लोगों में अंधविश्वास भी व्याप्त था, तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थीं, सारे प्रबंधन की देखभाल भिक्षु करते थे और लोगों में राजा के समान सम्मान पाते थे। अगला प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? पहला विकल्प है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया।
दूसरा है लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। तीसरा है लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं। चौथा है पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो सही विकल्प होगा लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। अगला प्रश्न है सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? उत्तर है सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से पता चलता है कि वह मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनके जान पहचान और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा था। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे और वहाँ के हर गांव से पूरी तरह परिचित थे। अगला प्रश्न है हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित? विचार व्यक्त करें। उत्तर है समाज में हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अच्छा समझते हैं और साधारण वेशभूषा वाले को नहीं। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना ठीक नहीं है। हमारे देश में अनेक ऋषि मुनि और महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने साधारण वेशभूषा में रहकर उच्च कोटि के काम किए हैं। इसलिए वेशभूषा के आधार पर भले बुरे की पहचान करना उचित नहीं। अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचार वाले लोग भी हो सकते हैं और साधारण वेशभूषा में श्रेष्ठ व्यक्ति भी हो सकते हैं। अर्थात वेशभूषा सब कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। यहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है तिब्बत की सीमाएं भारत और नेपाल से लगते हैं। तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है। यह स्थान समुद्र तट से 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर है। यहाँ एक ओर बर्फ से ढकी हिमालय की ऊंची चोटी है तो दूसरी ओर विशाल मैदान भी हजारों पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ की जलवायु भी बिल्कुल अलग है। यह स्थिति हमारे राज्य से पूरी तरह भिन्न है क्योंकि हमारा राज्य मैदानी भाग में है और यहाँ चारों तरफ हरियाली है। अगला प्रश्न है यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? तो यहाँ पर उत्तर होगा इस पाठ्य पुस्तक के पाठ और विधाएं इस प्रकार हैं। 2 बैलों की कथा, कहानी, लहासा की ओर, यात्रा वृत्तांत, उपभोक्तावाद की संस्कृति, निबंध, सांवले सपनों की याद, संस्मरण, प्रेमचंद्र के फटे जूते, व्यंग, मेरे बचपन के दिन, संस्मरण। यह पाठ अन्य विधाओं से इसलिए अलग है क्योंकि यह यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक के द्वारा तिब्बत की यात्रा का वर्णन उसके अनुभव के आधार पर किया गया है, जबकि अन्य विधाओं में मानव चरित्र का चित्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाली थी कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए। तो यहाँ पर वाक्य है जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है
या पीछे। तो इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पर उत्तर होगा, यह अंदाज़ा लगाना कठिन हो रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। कभी लगता था कि घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था कि घोड़ा पीछे जा रहा है। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, प्रस्तुत पाठ में निम्नलिखित आंचलिक शब्द हैं, जैसे कि भरिया, खोटी, चौड़ी, राहदारी, गंडा, फरी कलिंगपोर, छंग, गांव गिरांव आदि। अगला प्रश्न है, पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हों। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, चीनी, विकट, व्यापारिक, ठंडा, विशाल, रंग बिरंगे, पतली पतली, छोटे बड़े, निर्जन, कम आदि। तो ये था इस पाठ का प्रश्न अभ्यास। होपफुल कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।